हेलो माय डियर फ्रेंड्स। फरवरी 18 के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, इंटरनेट शट डाउन होने की वजह से मैं कल अपलोड नहीं कर पाया था। कोई बात नहीं, अपने खोए हुए साथी को हम लोग आज देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि आज के द हिंदू में यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, पेज नंबर 11 पे सबसे पहले ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वाई डिड द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आप जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बॉन्ड्स स्कीम जो थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। इस पर हमने बात की थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम क्या है। ये काफ़ी टाइम से था, तो हो सकता है प्रीलिम्स में इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम पर क्वेश्चन पूछा जाए और मेंस में भी। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट कट गई है, कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि मेंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम पर, और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न को एंगल रख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। कुछ पहले मैं ये आपको पूरा दिखा देता हूँ, कुछ फिर जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी इसमें उस पर हम लोग अलग से बातें करेंगे। अब आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या इम्पोर्टेंट बातें इसमें हैं। सबसे पहले, the court found that the scheme violated the citizens' right to information about the sources of finances raised by political parties. कोर्ट ने माना है कि ये जो स्कीम है, इन्होंने सिटीजन्स के राइट टू जो इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं कि नागरिक को अगर कुछ जानना है सरकारी कुछ बातों से रिलेटेड, तो उनको राइट दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सिटीजन्स का अधिकार है उसको वायोलेट करता है। ये क्यों? क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन पैसा देता है इसके बारे में नहीं बताया जाता, उसको सीक्रेट रखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है ऐसा अगर सीक्रेट रखेंगे तो फिर तो ये गलत है, क्योंकि ये सीधे सीधे इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। इलेक्शन में जो चुन के आते हैं उन्हें लोग चुनते हैं अपने लिए। तो फिर अगर लोग जान जाएंगे कि किससे पॉलिटिकल पार्टी पैसा ले रही हैं, तो ये भी समझ पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सिर्फ पैसे के चक्कर में रहता है, कौन बड़े बड़े लोगों का सिर्फ साथ देता है। इन बेस पर वो सही से अपना वोट भी डाल पाएंगे। तो ये सब भी सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में था। अब देखते हैं और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने क्या कही। बड़ा इंटरेस्टिंग बात गवर्नमेंट ने कहा। यहाँ देखिए, इन लोग का चापलूसी देखिए कि क्या गवर्नमेंट है। एक तो लोगों के पास जाकर ये लोग इलेक्शन के टाइम में सब भीख मांगते हैं कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, और जब इसकी बारी आ रही है कि पैसे के बारे में जाने लोग कि कहाँ से आपको आ रहा है, तो देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है। गवर्नमेंट claimed that citizens did not have a general right to know the funding of political parties। क्या कह रही है कि सिटीजन्स को राइट नहीं है ये जानने का कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स कहाँ से आती है। वाह, देख रहे हैं क्या बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही। Information about funding to a political party is essential for a voter to express the freedom to vote in an effective manner। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स कहाँ से आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर वोटर जानते हैं, या यूं कहिए कि जानना ज़रूरी है एक वोटर के लिए, ताकि वो जो अपना वोट है वो इफ़ेक्टिव तरीके से डाल सकें, क्योंकि इसी से उन्हें पता चल पाएगा कौन सही है कौन गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो है, चूंकि ये नहीं बताता है ये सब, इसीलिए ये वायोलेट करता है क्या, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए
विच पर्टेन्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो ये आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसीलिए ये इसको वायोलेट करता है, क्योंकि ये बताता ही नहीं है, इसीलिए लोग सही से वोट नहीं कर पाते। दूसरा जो उन्होंने बात कही है कि अब गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि इससे ब्लैक मनी पे रोक लगेगी। तो इसमें कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि और भी स्कीम तो हैं इसके, मतलब या इसके तो और भी तरीके हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव है सच एज फंडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फॉर स्मॉल contributions एंड donations टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट फॉर लार्जर अमाउंट्स वर अवेलेबल। कि छोटे अमाउंट अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कीजिए, या फिर एक ट्रस्ट बनाइए जिसमें आप सबको कहिए डोनेशन डालने के लिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। यही स्कीम क्यों। और भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है वायलेटेड द वोटर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हमने पहले ही बात की कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी वायलेट करता है। क्यों? द स्कीम अलाउड बोथ प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग कंपनीज टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये स्कीम जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को भी बोलती है कि आप भी डोनेट कर सकते हैं, और लॉस मेकिंग कंपनी को बोलती है आप भी डोनेट कर सकते हैं। बताइए, अगर लॉस मेकिंग कंपनी से आप पैसा लेंगे, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, बाद में आप इसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और जबकि पहले का जो एक्ट था उसमें क्या कहा गया था, पहले जो रूल थी कि आप लॉस मेकिंग कंपनी तो दे ही नहीं सकती, प्लस प्रॉफिट मेकिंग कंपनी भी जो देगी उसका जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से वो कुछ परसेंट दे सकती है। तो ये सब बेस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। इसको आप बस ध्यान रखेंगे इस एंगल से, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रूलिंग दी है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम में क्या प्रॉब्लम्स थे। मेन देखिए, क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो इसी एंगल से बन सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स थे, इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, और इसके बदले में और क्या किया जा सकता है। तो ये एंगल बन सकता है क्वेश्चन का। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। पेज नंबर 13 पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। कॉटन प्राइस राइज वरीज मिल्स। कॉटन की कीमतें बढ़ गई। इसमें क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है? पहले इसमें जो बातें हैं जो जानना ज़रूरी है आपके लिए, उस पर बातें करते हैं। पहले ये आप पूरा देख लीजिए और फिर कुछ और भी बातें करेंगे हम लोग। The recent rise in cotton prices in the international market and of cotton sold by the Cotton Corporation of India in the domestic market has become a matter of concern to textile mills, especially small scale units. अब देखिए, इंडस्ट्री आपके जीएस पेपर 3 के सिलेबस में है, ठीक है? तो उसमें हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर क्वेश्चन आए, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसकी प्रॉब्लम्स पर आ सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी हुआ क्या कि कॉटन की कीमतें बढ़ गई, कहाँ? इंटरनेशनल मार्केट में भी, और इंडिया में जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉटन बेचती है, तो उन्होंने भी अपनी कीमतें बढ़ा दी। इससे जो छोटे छोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ लोग जो हैं, स्मॉल स्केल यूनिट जो हैं, उन्हें दिक्कतें होने लगी। क्यों दिक्कतें होने लगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसकी जो डिमांड है, पुअर इंटरनेशनल डिमांड एंड डोमेस्टिक सेल्स। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड कम है। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो, ये पर्टिकुलर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी डिमांड कम है, साथ में डोमेस्टिक लेवल पर इसकी सेल कम है। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गारमेंट्स हैज़ इंटेंसिफाइड कॉम्पिटिशन। तो हो सकता है यहाँ ज़्यादा कीमत पे हो, इसीलिए नीचे ये जो इंडिया में सेल कम हो रही है, बाहर भी इसकी डिमांड कम है। हो सकता है ज़्यादा कीमत यहाँ के लोगों, यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो रहा होगा, और ग्लोबल लेवल पे जो बना रहे हैं लोग वो कम कीमत पर बना दे रहे हैं। तो इम्पोर्ट अगर कर लेते हैं बाहर से, तो वो क्या होता है, उससे कंपटीशन बढ़ जाती है यहाँ पे। एक तो पहले से कुछ ठीक नहीं हो रहा, और ऊपर से आप बाहर से कपड़े मंगा रहे हैं, तो दोनों तरफ से दिक्कत। आरबीआई हैज़ रेटेड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज रेड। आरबीआई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रेड घोषित कर दिया था। रेड रेट कर दिया। रेड आप जानते हैं डेंजर की बात होती है, मतलब ये खतरे में है। तो इसमें ये बातें थी फ्रेंड्स। ये मेंस जो अभी मैंने इस आर्टिकल में बातें की, इस न्यूज़ आइटम में, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्लस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉटन पर तैयारी कर लें।
कॉटन के बेसिक्स पर कि कैसे उगाई जाती है, क्या कंडीशंस होते हैं कॉटन को उगाने के, इन सब टॉपिक पर आप कॉटन को लेकर तैयारी कर लें। इस पर क्वेश्चंस आते रहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 का, आप जीएस 3 का सिलेबस देखेंगे इकोनॉमी का, तो उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट टॉपिक मिलेगा। उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इसमें दिए हुए हैं जो आपकी आंसर राइटिंग में मदद कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है अभी रुका हुआ है, इंडिया की बात करें तो स्टैग्नेटिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो नहीं रहा है। लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हमारे जो लेबर फोर्स है उसमें फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही लो है। राइज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट विथ एजुकेशन लेवल, और लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है, ये पाया गया है एक स्टडी में। पाया गया है एक स्टडी में कि आउटपुट ग्रोथ जो है और एम्प्लॉयमेंट जो है, मतलब प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, इस पीरियड की बात करें 1987-88 टू 2004 और 5 के बीच में, तो इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। लेकिन 2004-5 से लेकर 2018-19 के पीरियड की बात करें तो ये जॉबलेस ग्रोथ का पीरियड रहा, कि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। इसमें आपको ना सिर्फ फैक्ट्स बल्कि कुछ कंटेंट्स भी मेन बीच में लिखने, जो आंसर में आपको लिखना होता है वो भी इसमें आज दिए गए हैं। जैसे क्या किया जा सकता है, अ कंसस एफर्ट टू आइडेंटिफाई एंड प्रोमोट द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल हेल्प इन अकम्प्लिशिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, कि अगर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक में भी ये फैक्ट आपकी मदद कर सकता है, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो चूंकि कहा जा रहा है कि दो एम्प्लॉइंग द मोस्ट यूथ, सबसे ज़्यादा यूथ को ये एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन contributed low value added to the overall economy resulting in significant employment challenges। लेकिन वैल्यू एडिशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है इकोनॉमी में, जिससे कि चैलेंज क्रिएट हो रहा है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर सेक्टर, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में वो बहुत ही कम है, क्योंकि उस तरीके से आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देने के क्षेत्र में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के कितने चैलेंजेस होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ रेदर देन क्रिएटिंग मोर जॉब्स हैज़ रिजल्टेड इन नेट लेबर डिस्प्लेसमेंट, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, बजाय कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करे, ये कर क्या रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है। मशीन ही हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का प्रयोग, कैपिटल इंटेंसिव पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेबर इंटेंसिव पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और क्वालिटी एंड डिसेंसी ऑफ जॉब्स तो हो ही नहीं रही है। क्वालिटी जॉब्स आप जानते हैं कि मिलती नहीं है, और डिसेंट जॉब हो वो तो और भी आजकल मुश्किल होता जा रहा है। जेंडर डिस्पैरिटी इन द लेबर मार्केट, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, महिलाओं को या तो वेतन कम दिया जाता है या पोस्ट अच्छे नहीं दिए जाते, ये भी प्रॉब्लम है। 2020 से 21 की बात करें, इस पीरियड की बात करें तो टोटल लेबर फोर्स इन इंडिया इतना माना गया है, तो इसमें जो है करीब 54.9% आप 55% मान लें अबाउट, जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अबाउट 22.8%, इसको 23 मान लें, जो है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में है अभी की बात करें तो। और इतना परसेंट जो है उसमें से कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो कि कभी कभी उनको नौकरी मिलती है, कभी कंस्ट्रक्शन, मतलब कुछ दिन नौकरी मिला फिर नहीं मिल रहा है, इस तरीके से। तो ये देखिए प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी सी, ये भी आप देख लीजिए। द ओवरऑल फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कि फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ओवरऑल की बात करें इस एज में 15 to 59 के पीरियड में, तो ये करीब 32.46% है, जो कि मैन का बात करें तो उसके करीब आधे से भी कम है। तो ये फैक्ट देखिए, एक तो आपको वुमेन से रिलेटेड चीज़ों में भी मदद करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले टॉपिक में भी मदद करेंगे, एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में भी मदद करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ वाले टॉपिक में भी मदद करेंगे, और ऐसे राइटिंग में भी अगर वुमेन पर क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी मदद करेंगे। देखिए एक आर्टिकल आपकी कितनी मदद कर रहा है, ये फैक्ट्स आपको नोट कर लेने चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं।
थोड़ा-सा चर्चा मैं इस न्यूज़ की करना चाहूँगा फ्रेंड्स, चूँकि ये आपके सिविल सर्विस से रिलेटेड तो नहीं है, फिर भी दंगल मूवी आपने देखी होगी, बस ऐसी ही जानकारी के लिए कि इस बच्ची को हमारा एक अंतिम क्या कहते हैं उसको आप, हम लोग दुआ करें कि इनकी आत्मा को शांति मिले, उसके लिए बस मैं बातें कर रहा हूँ। दंगल फ़िल्म बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है, आप जानते हैं। उसमें इस बच्ची ने बबीता का रोल किया था, आप जानते हैं। ये बच्ची अब नहीं रही है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो बस उन्हें हमारी दुआ मिल सके, हमारी प्रार्थना मिल सके, बस उसके लिए मैं इस पर बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इनके लिए थोड़ा-सा मौन रख के इनके लिए प्रे कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की द हिंदू में 18 फरवरी की द हिंदू में यही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।